हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के फर्दर टाइप्स होते हैं। सो इनको कंटिन्यू करते हैं। जब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की खुद की सेल यानी कि इम्यून सिस्टम की ही खुद की सेल्स जब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। और जब हम बाहर से एंटीबॉडीज किसी पेशेंट की बॉडी को सप्लाई करते हैं क्विक रिस्पॉन्स के लिए तब हम उसको क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, व्हेन एंटीबॉडीज are formed by body's own cells, खुद की ही सेल्स। और बॉडी में एंटीबॉडीज कौन बनाता है, इम्यून सिस्टम की सेल, बी लिम्फोसाइट। तो ऑन सेल्स का मतलब इम्यून सिस्टम। So when एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय बॉडीज ओन सेल्स और इम्यून सिस्टम तब हम उसको क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, बनी बनाई एंटीबॉडीज हम बॉडी को सप्लाई कर देते हैं। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर supplied to body from outside, it is said to be the passive immunity। तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो खुद की बॉडी की सेल्स द्वारा बनाई जाती हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो इट हैज नो साइड इफेक्ट। क्लियर? अब जब यहां पे एंटीबॉडीज बनती हैं तो मेमोरी सेल्स भी जनरेट होती है, और मेमोरी सेल्स के जनरेट होने की वजह से ये एक लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। इट इज लॉन्ग लास्टिंग। बट इसकी एक कंडीशन होती है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शंस या वैक्सीन के थ्रू डेवलप हो रही है स्टूडेंट, तो एंटीबॉडीज बनने में यानी बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट होने में, मेमोरी सेल्स में डिफरेंशिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये थोड़ी सी क्या होती है, स्लो होती है और इस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगा देती है। सो इट इज स्लो एंड टेक टाइम टू एस्टैब्लिश। वही अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, देखो हमने वो एंटीबॉडीज पेशेंट की बॉडी में डाली हैं जो किसी दूसरे की बॉडी में बनी है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभार एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो दे मे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। क्लियर? अब यहां पे हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से सप्लाई की है, तो इसके साथ मेमोरी सेल्स तो डेवलप नहीं होती हैं, लेकिन ये क्या है, इमिडिएटली रिलीफ प्रोवाइड करा देती है, और मेमोरी सेल्स डेवलप ना होने की वजह से लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। सो नॉट लॉन्ग लास्टिंग एंड they provide immediate relief, प्रोवाइड करा देती हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के फर्दर टाइप्स है, वो भी हम देख लेते हैं। types of
एक्टिव इम्यूनिटी। तो देखो स्टूडेंट, एक्टिव इम्यूनिटी का पहला टाइप क्या होता है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जब कोई एंटीजन नेचुरल इन्फेक्शंस के दौरान बॉडी में एक्सपोज्ड होता है, यानी किसी भी इंसान को कोई नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान बॉडी के अंदर एंटीजन आया, बी सेल्स डेवलप हुई। बी सेल्स तो ऑलरेडी होती है, यानी बी सेल्स डिफ्रेंशिएट हुई प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स डेवलप हुई, तो पूरा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ, तब हम उसको क्या कह देते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो क्या है, व्हेन एंटीजन इज एक्सपोज्ड टू बॉडी थ्रू नेचुरल इन्फेक्शंस, तब हम उसको क्या कहते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब इस तरह की इम्यूनिटी किन लोगों में पाई जाती है? जो जस्ट किसी इन्फेक्शन से रिकवर हुए हैं। अब वो इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे वो मीजल्स का हो, मम्प्स का हो, स्मॉल पॉक्स का हो, चिकन पॉक्स का हो। इवन रिसेंटली हमने देखा था कोरोना, तो बहुत से लोग तो कोरोना में मर गए थे, बहुत से लोग कोरोना से रिकवर कर गए थे। तो जो लोग रिकवर हुए थे उनके अंदर कोरोना के लिए क्या थी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी। तो इन्फेक्शन के बाद जो लोग रिकवर होते हैं उनके अंदर इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम इन्फेक्शंस कोई भी हम ले सकते हैं, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, they have natural active immunity. Clear students? चलिए, नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो सेकेंड हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज तो बॉडी की खुद के सेल्स ही बनाएगी, लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन यहां नहीं होगा। हम यहाँ पे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे थ्रू द वैक्सीन। तो यहाँ पे देखो क्या है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीन और वैक्सीनेशन। क्लियर? अब बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि वैक्सीन क्या है। तो देखो, वैक्सीन में हम क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन को या एंटीजन को, एक ही बात है, बहुत ज्यादा वीक करके, अटेन्यूएटेड का मतलब क्या था? जेनेटिकली वीक करके, इनएक्टिव यानी किल करके, ये हम पैथोजन की फॉर्म लेते हैं और उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब होगा क्या, पैथोजन तो बहुत वीक है या मरा हुआ है, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन करेगा, लेकिन पैथोजन वीक होने की वजह से डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा।
तो जब फर्दर नेचुरल इन्फेक्शन होगा तो इम्यून सिस्टम डायरेक्टली क्या दिखाएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिखाने की वजह से मैसिव एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, और जब रियल में इन्फेक्शन होता है तो डिजीज कभी भी नहीं होती है। क्लियर? और यही प्रिंसिपल होता है हमारी वैक्सीन का। तो सीधी सी बात क्या है, हमने वीक पैथोजन डाल दिया, अब इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट हो गया, और नेक्स्ट टाइम के लिए नेचुरल इन्फेक्शन के लिए वो क्या हो गया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स उसने जनरेट कर लिया। क्लियर? तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है, वीकेंड अटेन्यूएटेड इनएक्टिव पैथोजन, इस तरह का हमने पैथोजन या एंटीजन डाला है, और कभी कभी पैथोजन का प्रोडक्ट भी डाल देते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ पैथोजन इज इंट्रोड्यूस टू द बॉडी। क्लियर? और जब एंटीबॉडीज डेवलप होंगी तो हमने क्या कह दिया, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारी क्या थी, एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स। अब हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी के टाइप्स। टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है स्टूडेंट कि एंटीबॉडीज बाहर से सप्लाई की जाती हैं, तो इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जब हम बाहर से एंटीबॉडीज देते हैं लेकिन नेचुरल तरीके से देते हैं, ऐसा नहीं आर्टिफिशियली हमने इंजेक्शन की फॉर्म पे दे दिया, हम एक नेचुरल तरीके से बनी बनाई एंटीबॉडी सप्लाई करते हैं किसी दूसरे की बॉडी में, तब हम उसको क्या कहते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सो देखो क्या है, एंटीबॉडीज आर सप्लाइड थ्रू natural methods और we can say ways, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट IgG। हमने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पढ़े थे, तो उसमें IgG हमने पढ़ा था, एक अकेली ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करा सकती है। सो इट कैन क्रॉस placenta and provide immunity to fetus। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं IgA। देखो IgA कहाँ मिलती है, इट इज फाउंड इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, डिलीवरी के बाद जो मदर इनिशियल मिल्क सिक्रीट करती है उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम के थ्रू IgA एंटीबॉडीज इन्फेंट की बॉडी में जाएंगी और उनको लगभग 6 महीने तक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। सो दे प्रोवाइड immunity to infant for around 6 months। Clear student?
नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब इसमें हम एंटीबॉडी सप्लाई करेंगे, लेकिन वो भी क्या होगा, आर्टिफिशियल तरीके से, यानी एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी जाती हैं। Antibodies are directly injected into the body. क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल है एंटी टेटनस सीरम। शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, ATS। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल है एंटी डिप्थीरिया सीरम। Then first example, second example, third example, anti-venom after snake bite। सांप के काटने के बाद, स्नेक बाइट के बाद हम जो वैक्सीन देते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, एंटीवेनम। और एंटीवेनम में भी क्या होती है, एंटीबॉडीज। क्लियर? देन सीरम अगेंस्ट रेबीज। अब देखो क्या है, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो फेटल होती हैं, जो डेडली होती हैं। अगर हमने उनको इम्यून सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया कि भाई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स दिखाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, मेमोरी सेल्स बनाएगा, तब तक तो ये डिजीज जो हैं वो पेशेंट को किल कर देंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज बाहर से दे देते हैं ताकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स डायरेक्टली दिखाई दे। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमें पता है हाई इंटेंसिटी का होता है। तो बनी बनाई एंटीबॉडीज जब पेशेंट की बॉडी में जाएंगी तो वो डायरेक्टली क्या करती हैं, पैथोजन को किल कर देती है, डिजीज होने नहीं देती है। जैसे हमने लिखा है एंटी टेटनस सीरम। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लगती है तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वो क्या होता है, यही एंटी टेटनस सीरम होता है। जब एक छोटे बच्चे को वैक्सीन के तौर पे हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसमें हम स्टूडेंट देते हैं टॉक्सॉइड। और वो टॉक्सॉइड क्या है, प्रिवेंशन के लिए। तो वो जब हम टॉक्सॉइड देते हैं, या डिप्थीरिया की जब वैक्सीन लगती है तो इसमें भी हम क्या देते हैं, टॉक्सॉइड देते हैं। क्लियर? तो वो किस चीज में आएगी, वो आएगी स्टूडेंट एक्टिव इम्यूनिटी में। और एक्टिव भी किस में, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जो हम वैक्सीन के थ्रू जनरेट करते हैं। लेकिन जब हम बनी बनाई एंटीबॉडीज सीरम के थ्रू देते हैं तो वो आती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। क्लियर? दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। एक वैक्सीन हम प्रिवेंशन के तौर पे दे रहे हैं और एक हम क्या दे रहे हैं, ट्रीटमेंट के तौर पे। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन।